नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नए केस के बारे में बताऊँगा। एक ऐसा केस ओसीडी का जिसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकर उम्मीद है कि आपको इंसाइट मिलेगी और आपको अपने डिसऑर्डर को समझने में हेल्प मिलेगी। तो आइए आगे अब शुरू करते हैं। मुझे बहुत क्लियरली याद है वो सारी घटनाएं जिनसे कि मेरा ओसीडी डेवलप हुआ। मैं उस रात को भूल नहीं सकता जिस रात मुझे करीब कुछ भी याद नहीं रहा था कि एक दिन पहले मैंने क्या किया है और मैंने क्या खाया है। फरवरी 2006 की बात है, तब मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम दोस्तों ने सोचा कि भाई स्कूल ख़त्म होने वाला है तो क्यों ना थोड़ा नाइट आउट किया जाए। मैं शुरू से ही बड़ा एडवेंचरस और बड़ा फन लविंग किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। मेरे को दोस्त बनाना, नए नए दोस्तों के साथ घूमना फिरना, नाइट आउट करना हमेशा से पसंद रहा है। उस टाइम स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे तो ऑनलाइन वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना ये सब उतना आम नहीं था। पर मेरा दोस्त काफ़ी सारी वीडियोस डाउनलोड कर लिया करता था और हम जाके उसके घर में काफ़ी मस्ती किया करते थे। हम उसके पेंट हाउस में चले जाया करते थे और वहाँ पूरी रात मस्ती करते थे, ड्रिंक करते थे और खूब शोर शराबा, डांस डीजे लगाकर खूब एंजॉय करते थे। तब तक तो सब सही था जब तक हम बस ड्रिंक किया करते थे, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल के रख दी। मैं और जय हम रौनक के घर गए और वहाँ हम करीब 9 बजे पहुँचे। पूरा दिन गुड़गांव घूमने के बाद हमने सोचा कि चलो अब रौनक के घर जाकर आराम किया जाए और साथ ही हमारा एक और प्लान था। उस रात पहली बार हमने वीड ट्राई किया। रात को हमने मूवीज़ देखी और बस खा पी के आराम से पड़े हुए थे। हम सब हंस रहे थे और रौनक के घर में एक छोटे से कमरे में जाकर हम काफ़ी देर तक वीड फूंकते रहे। उस कमरे की खिड़की से बाहर चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी आ रही थी और हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैंने पहली बार वीड लिया था और मैं लेटा हुआ था, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ अचानक से मुझे एक चक्कर सा आया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी रियलिटी ही बदल गई। बाप रे, मैं कैसी जगह पर आ गया था। बहुत मुश्किल है ये बताना क्योंकि उस वक्त मेरे सेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा था और बहुत ही हाई महसूस कर रहा था। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कि खिंच गया है, स्ट्रेच हो गया है। मेरे दोस्तों की आवाज़ें और जो फिल्म चल रही थी उसकी आवाज़ें इतनी दूर से सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मीलों दूर से कोई छोटी सी आवाज़ आ रही हो। लाइट कलर बहुत ही ज़्यादा चमकदार महसूस हो रहे थे, शरीर में भारीपन था और टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे डिस्टॉर्टेड है। पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है या रात है, सुबह है, शाम है, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। रियलिटी को लेकर मेरा परसेप्शन करीब करीब पूरा बदल चुका था। पहली बार मैंने ऐसा अनुभव किया। पर इस एक्सपीरियंस से मैं अचानक से बहुत घबराया, बहुत डर गया। एकदम से मुझे पैनिक अटैक आया। मुझे लगा क्या मैं ऐसा हमेशा रहूंगा? क्या ये एक्सपीरियंस, क्या ये फीलिंग्स हमेशा ऐसी बनी रह जाएंगी? इस थॉट ने, इस फीलिंग ने मेरा दिमाग चकरा दिया, मेरे को डरा दिया बुरी तरह। मैं टेरिफाइड हो गया। डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और जितना मैं डरे जा रहा था उतना मैं हाई भी फील किया जा रहा था। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस था। मैंने जय और रौनक की तरफ देखा तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि चलो कम से कम मैं अकेला नहीं हूं। उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी हंस रहे थे और मेरी तरफ इशारे करके कुछ बातें किए जा रहे थे, पर मुझे उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ फुसफुसा रहे हैं वो। मैं अवेयर ही नहीं था कि मैं कमरे के अंदर इधर उधर भागे जा रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से चले जा रहा हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर दौड़े जा रहा हूँ, रेस्टलेस होकर एकदम बेचैन सा महसूस कर रहा हूँ। और एक पॉइंट पर तो मैंने अपनी शर्ट भी निकाल दी थी। मैं जय के साथ बैठा और उससे बातचीत करने की कोशिश की ताकि किसी तरह से मेरी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाए और जो भी मेरे दिमाग में जो इतनी तेज दौड़ती हुई विचार आ रहे हैं, इतने ज़्यादा जो रेसिंग थॉट्स आ रही हैं, उनको थोड़ा शांत कर पाऊँ।
पर इससे चीज़ें तो और बदल गईं, और भी ज़्यादा वर्स मैं महसूस करने लगा। जय से बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टीवी के सामने बैठा हूं, मैं एक दर्शक की तरह हूं, ऑडियंस की तरह हूं, और सामने टीवी पर कुछ चल रहा है जो कि जय बोले जा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने स्क्रीन पर कुछ चल रहा हो और मैं बस देख रहा हूं। वो मुझे एक एक्टर की तरह दिखाई दे रहा था जो बस कुछ किए जा रहा है और मैं बस देख रहा हूं। मेरा सारा जो आसपास का माहौल था, एनवायरनमेंट था, वो बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा था, बड़ा ही सररियल सा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। जितना ज्यादा मैं जय और उसकी बातों पर फोकस कर रहा था, उतना ही ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा माइंड मुझ पर ट्रिक्स खेले जा रहा है। कुछ अजीब सा ही महसूस किए जा रहा था मैं। क्या जय 2 डायमेंशनल था या 3 डायमेंशनल था? मैं ऐसा सोचने लगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी उस टाइम क्या हालत हो रही थी। मुझे इस बड़े ही स्ट्रेंज और बड़े ही विचित्र सी घटना से एकदम पत्थर जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मैं बस स्तब्ध सा हूं, बिल्कुल वहां पर अटक गया हूं, पत्थर जैसा बन गया हूं। और कई महीनों तक उसके बाद मैं इस घटना पर ऑब्सेस करता रहा, और यहीं से मेरा पहला ऑब्सेशन शुरू हुआ और मेरे प्योर ओसीडी की शुरुआत हुई। जैसे तैसे पूरी रात बीती और अगले दिन मैं जब सो के उठा तो पाया कि मैं जैसे एक गर्भ में एक बच्चा होता है, सिकुड़ा हुआ सोया होता है कंबल ओढ़ के, मैं ऐसे सोया पड़ा था। मेरी आंखें ऐसे जैसे मेरे शरीर से बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था, और मैं एंग्जाइटी से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। और ये जो भी वीड के जो लास्टिंग इफेक्ट्स थे उनको मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। लग रहा था कि जैसे अब मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। ना जाने मुझे क्या लग रहा था कि जैसे एंग्जाइटी अब हमेशा बनी रहेगी। जैसे तैसे करके मैं वहां से निकला, घर पहुंचा, और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। 5 साल बाद आगे चलते हैं। मैं केएफसी में काम करने लगा था, और यही वो टाइम था जब मुझे होमोसेक्सुअल ओसीडी ने पूरी तरह से जकड़ लिया था, पूरी तरह से मेरी लाइफ करीब करीब बर्बाद कर दी थी। ना जाने कितने आदमी, कितने लड़के मेरे उस वर्क प्लेस पर रोज आते थे। कोई अट्रैक्टिव थे, कोई अनअट्रैक्टिव थे, कैसे भी हों वो। मैं बार बार चेक करता रहता था कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं। मैं बार बार चेक करता था कि क्या मैं इस लड़के से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्या ये लड़का मुझे आकर्षित कर रहा है, क्या मेरे अंदर इसके लिए कोई सेक्सुअल फीलिंग है, क्या मैं इसके साथ सोना चाहता हूँ, क्या मैं इसके बॉडी को लेकर अट्रैक्टेड हूँ, क्या इसके कोई बॉडी पार्ट हैं जो मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, जिनको लेकर मेरे मन में बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं। और मैं जितना ज़्यादा ये सब चेक करता रहता था, सोचता रहता था, उतना ज़्यादा मेरा ओसीडी मुझ पर हावी होता गया, और मेरे ओसीडी ब्रेन के अंदर मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिल पाए। मैं जितना भी चेक करता रहा, हर बार ये चेकिंग और ज़्यादा बढ़ती गई और ज़्यादा बढ़ती गई। मैं बार बार अपने दिमाग में बस चेक ही करता था कि क्या मैंने उसके किसी बॉडी पार्ट पर फोकस किया, क्या मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज पसंद आई, क्या मुझे उसकी स्माइल या मुझे उसके फिजिक पसंद आई, क्या उसकी जो मैस्कुलिन बॉडी थी क्या वो मुझे आकर्षित करी। न जाने कैसी कैसी चीज़ों पर मैं फोकस कर करके अपने दिमाग को पूरा ऑब्सेस कर लिया करता था। एक साइक्लिकल सा प्रोसेस था जो दिमाग में चलता रहता था, चलता रहता था। सारे जो भी प्योर ओ से रिलेटेड जो ये हेमोसेक्सुअल थॉट्स थे मेरे दिमाग में दौड़ते रहते थे। मैं एक अच्छा वर्कर रहा हूँ, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से मैं काम करता था, छोटी छोटी डिटेल्स पे हमेशा मेरा ध्यान जाता था, और इस वजह से मेरे जो बॉस थे वो मुझे बहुत पसंद करते थे और मेरे वर्क एथिक्स को बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं दोपहर में 2 बजे से रात के 10 बजे तक वहाँ काम करता था। मैं वहाँ देखता था कि लोग कितने आराम से वहाँ आते हैं, खाना खरीदते हैं, कभी बर्गर, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी नॉनवेज, कभी कुछ, और बड़े मज़े से खाते हैं, बात करते हैं। और मैं ये सोचता था क्या इनके मन में ऐसे कोई विचार नहीं आते, इतने आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं बिना किसी ऐसे विचार के जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं अपनी कंडीशन पर बहुत रूमिनेट करता था, बहुत ही दयनीय सी कंडीशन में खुद को देखता था, लाचार महसूस करता था। मेरे सर के अंदर ये विचार इतने अलग थे कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। लोग इतने हंसते थे, लोग इतना मस्ती में रहते थे, लगता ही नहीं था कि उनके मन में ऐसे भी कभी कोई विचार आते होंगे। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मेरा ये जो HOCD होमोसेक्सुअल OCD था ये काफ़ी हद तक चला गया, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप में आ गया एक लड़की के साथ। पर रिलेशनशिप में आने से पहले मेरा आई कांटेक्ट वाला हाइपर अवेयरनेस OCD शुरू हो चुका था, और आज भी मैं इस OCD से डील करता हूँ, किसी ना किसी लेवल तक जूझ रहा हूँ।
आज भी ये ओसीडी मेरा दूर नहीं गया है। 2 साल तक जब तक मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा, मुझे लगा कि बस किसी तरह से मेरा ओसीडी जा चुका है। मिरेक्युलस तरीके से, जादुई तरीके से ऐसा लगता था कि अब ओसीडी कभी आएगा ही नहीं, उसको मैंने दूर भगा दिया है। शायद ये लड़की ही थी जिसकी वजह से मेरा ओसीडी चला गया। मैं तो खुशकिस्मत समझता था अपने को बहुत। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने ओसीडी पर जीत हासिल कर ही ली है। पर ओसीडी के बारे में एक फ़नी चीज़ यही है कि जब आप रेमिशन में होते हो, जब आप करीब करीब सिम्टम फ्री हो चुके होते हो, आप अक्सर भूल ही जाते हो कि वो कौन सा समय था, वो कौन से ट्रिगर थे, वो कौन सा ऐसा विचार था जिससे आपका ओसीडी शुरू हुआ था, वो कौन से ऐसे हालात थे जिसमें आपका ओसीडी आप पर हावी हुआ था और वो एक लूप की तरह, एक साइकिल की तरह आपको घेर लिया था जिसने। यही इस दौरान मेरे साथ हुआ। मैं इतना रिलैक्स, इतना वरी फ्री हो चुका था कि मुझे लगा ओसीडी तो जा ही चुका है, दोबारा कभी आएगा नहीं। और मैं सारे ट्रिगर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करता रहता था। पर लाइफ हमें दोबारा उस मोड़ पर लाकर खड़ा वापस कर ही देती है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर सर्टेन हो चुके हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि अनसर्टेनिटी किसी ना किसी दरवाजे से एंटर कर ही जाती है लाइफ में। जैसा कि आप समझ गए होंगे, जब मेरी रिलेशनशिप ख़त्म हुई, अचानक से कुछ ही महीनों के बाद फिर से मेरा ओसीडी वापस लौट आया। ब्रेकअप से जूझना मेरे लिए वैसा ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत स्ट्रेस में था मैं। कई महीनों तक मेरा स्ट्रेस बना रहा। मैं परेशान रहा कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, मेरा ब्रेकअप कैसे हो गया। मैंने कोशिशें की बहुत कि मैं उस लड़की को अपनी लाइफ में वापस ले आऊं। पर अचानक से कुछ दिन बाद मेरे को चिंताएं हुई कि अब वो मेरी लाइफ से चली गई है, कहीं मेरा ओसीडी वापस तो नहीं आ जाएगा। और जिसका डर था वही हुआ। करीब 3 महीने बाद ब्रेकअप के एक शाम की बात है, जब मुझे अचानक से वो इंट्रूसिव होमोसेक्सुअल ओसीडी थॉट फिर से आई। बहुत थोड़े से देर के लिए वो थॉट आई थी, पर उसने मुझे 2 साल पीछे ले जाकर फिर से खड़ा कर दिया, जब मुझे आई कांटेक्ट हाइपर अवेयरनेस वाला ओसीडी शुरू हुआ था। इस ओसीडी में जब भी मैं किसी पर्सन को देखता था, मैं हमेशा उनके आईज पर फोकस करता था और यह देखता था कि वो कौन सी आंख से मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, कौन सी आंख से मेरी आंखों में झांक रहे हैं। मैं उनकी आंखों में इस तरह से आई कांटेक्ट बनाता था ताकि ये चेक कर सकूं कि वो किस आंख से मेरी तरफ देख रहे हैं। और मेरे ओसीडी ब्रेन को एक सटीक जवाब चाहिए था, एक राइट आंसर की हमेशा तलाश रहती थी। और इस राइट आंसर के चक्कर में मैं और ज्यादा लोगों की आंखों में झांकना शुरू कर देता था। मुझे एक बात का तो शुरू से ज्ञान था कि जब भी हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम दोनों आंखों पर एक टाइम पर नहीं देखते। और ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा ट्रुथ है, सच है, जिसके बारे में हम शायद रियलाइज भी नहीं करते। इसीलिए जब आप कभी किसी की आंखों में देखते हैं तो शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आप किस आंख में देख रहे हैं दूसरे पर्सन की। हम बस देखते हैं। लेफ्ट आई है, राइट आई है, नाक के बीच का हिस्सा है, नाक है, होंठ है, आंखें हैं। चेहरे का कोई भी हिस्सा हमारा ध्यान खींच सकता है। और जब हम किसी के चेहरे पर देखते हैं किसी से बात करते हुए, तो हमारी आंखें अक्सर घूमती रहती हैं। हम कभी भी एक स्पॉट पर आंखें टिकाकर नहीं देखते जब भी हम किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं। और हम इस पूरे प्रोसेस के लिए कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होते। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं और हमारी आंखें घूम रही होती हैं। कानों से आप सुन रहे होते हैं किसी की बातें और आंखों से आप देख रहे होते हैं। और आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए जब बीच में गैप्स आते हैं तो उसमें सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है, अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, उसका जवाब मैं कैसे दूंगा या कैसे दूंगी। बस आप यही सब कर रहे होते हैं, पर आप कॉन्शियस ही नहीं होते कि आपकी आंखें एक्चुअल में कर क्या रही हैं। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हाइपर अवेयर हो गया था। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया था, एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था कि मैं जानूं कि जब मैं किसी की आंखों में देख रहा हूं तो मैं किस आंख पर उनकी फोकस कर रहा हूं, और जब कोई दूसरा मेरी तरफ देख रहा है तो वो मेरी कौन सी आंख में देख रहा है। बस इसी हाइपर अवेयरनेस में मेरा ओसीडी चलता रहता था, जाता रहता था। और मैं बस यही पता करने के लिए, यही चेक करने के लिए बार बार अपनी आंखों को और दूसरे की आंखों को चेक करता रहता था। बड़ा ही ऑकवर्ड लगता था, बड़ा ही ज्यादा बेशर्मी सी मुझे महसूस होती थी। मेरे लिए किसी को देखना अब नेचुरल नहीं रह गया था।
मेरा आई कांटेक्ट किस आंख पर बना हुआ है, सामने वाले का आई कांटेक्ट किस आंख पर मेरे बना हुआ है, इस अवेयरनेस से ही मेरा दिमाग हमेशा जूझता रहता था। और ऐसे में मैं लोगों की बातों पर तो ध्यान ही नहीं दे पाता था। यहां तक कि मेरे परिवार के लोग जो हैं उनसे भी मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था। ना ही मैं केवल इस डर से ऑब्सेस था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये कैसा आई कांटेक्ट बना रहा हूं, मुझे इस बात का भी डर सताने लगा था कि शायद ये ऑब्सेशन अब कभी जाएगी ही नहीं और शायद ये मुझे हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये एक कॉमन फियर होता है उन लोगों में जिनको सोमैटिक ओसीडी होता है या सेंसरी मोटर ओसीडी होता है, जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने बॉडी फंक्शंस के लिए हाइपर अवेयर हो जाते हैं। हाइपर अवेयरनेस ओसीडी बड़ा ही भयानक होता है। मैंने बहुत समय बिताया है इस ऑब्सेशन पर रूमिनेट करने में कि मेरे सपनों में भी मेरे ये ओसीडी के सिम्टम मुझे दिखाई देने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पाया है कि आप कोई शब्द है जो बार बार बोले जा रहे हैं इस हद तक कि अब वो शब्द, वो वर्ड ही अब आपको फनी लगने लगे? मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने इंसानों की आंखों के बारे में इतना सोच लिया है, इतना ज़्यादा सोच लिया है कि अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये जो दो आंखें होती हैं, ये अब मुझे लोगों की और खुद की अब नॉर्मल लगती ही नहीं है। अब तो बड़ा अजीब सा, डिस्टॉर्टेड सा मेरा परसेप्शन हो गया है। अब तो लोगों की आंखों पर मैं देखता हूं, मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो शायद वहां है ही नहीं। मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि हम लोगों की एक आंख क्यों नहीं होती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बस हमारी बीच में, माथे में एक आंख हो और आसपास जो दो आंखें हैं वो हो ही ना? जैसा कि आपने अक्सर एलियंस में देखा होगा, फिल्मों में जो एलियंस दिखाते हैं, वैसा क्यों नहीं होता हमारे साथ? मेरा जो ओसीडी का ट्रिगर है वो इतना ज़्यादा कॉमन है, रोज़मर्रा की लाइफ में इतना ज़्यादा मेरा ध्यान खींच लेती हैं दूसरों की आंखें और मेरा आई कांटेक्ट कि करीब करीब इम्पॉसिबल है इसे अवॉइड कर पाना। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस एंग्जाइटी के साथ रोज़ स्ट्रगल करूं, रोज़ बस इसके साथ किसी तरह से जीने की आदत डालूं। ये हाइपर अवेयरनेस कब ख़त्म होगी मुझे नहीं पता। कब मैं ये चेकिंग रोक पाऊंगा जिससे कि मेरे अंदर ये जो सेंसेशंस हैं ये ख़त्म हो पाए, मुझे ये बार बार आंखों में देखने का ऑब्सेशन ख़त्म हो पाए। ये चेकिंग मेरी रुकती ही नहीं। रोज़ सुबह मैं सो के उठता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं समय में पीछे चले जाऊँ, मैं अपने स्कूल के दिनों में चले जाऊँ। उस घटना, उस दिन, उस रात को मैं कोसता हूँ कि क्यों मैंने वो वीड लिया, क्यों मैंने वो ड्रग्स लिए, क्यों ऐसा किया मैंने जिससे कि मेरी लाइफ इतनी बदतर हो गई, इतनी भयानक हो गई। काश वो रात ना होती, काश कुछ ऐसा टाइम मशीन मुझे मिल जाए जिसमें मैं उस रात को किसी तरह से मिटा दूं। जिस पर्सनैलिटी को मैं एक टाइम पर बहुत अप्रिशिएट करता था, कॉन्फिडेंट फील करता था, बहुत लाइवली फील करता था मैं अपने नेचर को लेकर, उसी की बदौलत मैंने वीड लिया और अब मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। वो गर्मी की छुट्टियां जो मैं पहले बिताता था स्कूल टाइम पे, अब वो मुझे याद आती हैं और मैं सोचता हूँ कि दोबारा वो छुट्टियां कब आएंगी, कब मैं फिर से ऐसी छुट्टियां, ऐसा टाइम बिता पाऊँगा, ऐसे हॉलीडेज़ सेलिब्रेट कर पाऊँगा, वो त्यौहार सेलिब्रेट कर पाऊँगा जो मैं स्कूल में उस टाइम सेलिब्रेट किया करता था जब दूर दूर तक ओसीडी का नामो निशान तक नहीं था। सालों बीत गए हैं, मैंने कोई भी खुशी का मौका सेलिब्रेट नहीं किया। काश वो 2 साल जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था वो दोबारा लौट आए, जब मैं करीब करीब रेमिशन में था। थॉट्स बॉदर करते ही नहीं थे, ओसीडी के विचार मेरे दिमाग में आते ही नहीं थे। मैं किसी भी लड़के या आदमी से मिलूं, मेरे को कोई होमोसेक्सुअल थॉट कभी बॉदर नहीं करता था। क्या मैं वापस वहां नहीं लौट सकता? क्या वो समय वापस नहीं आ सकता? पर मुझे पता है मैं पीछे नहीं जा सकता, मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ना है। लाइफ मुझे आगे ही लेकर जा रही है और इसीलिए मैंने अब अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने शुरू कर दिया है कि बस जैसा मैं हूँ बस उसको वैसा एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि ऐसा एक्सेप्ट करने से कि ये विचार अब हमेशा रहेंगे, ओसीडी हमेशा रहेगा, ओसीडी के ये हाइपर अवेयरनेस वाले थॉट, चेकिंग बिहेवियर अब हमेशा रहेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के साथ ही शायद अब मैं सुकून से जी पाऊँ, शायद मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता पाऊँ, शायद यही मेरी नियति है, शायद यही मेरा भविष्य है, शायद ऐसे ही मुझे ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। इसीलिए एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्सेप्टेंस के बिना सुकून नहीं है। मेरी आगे की ज़िंदगी की खुशियाँ, मेरे आगे की ज़िंदगी का लाइसेंस मुझे इसी बात से मिलेगा कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि ये ओसीडी मुझे है और ये हमेशा रहेगा। इसका हमेशा रहना अब मैं स्वीकार कर चुका हूँ।
और इसके साथ ज़िंदगी बिताना मैं अब सीख चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि आगे भी कई बार ये ओसीडी कभी सीवियर होगा, कभी कम होगा, तो इसके सब उतार चढ़ावों के साथ मुझे डील करना है, इससे जूझते जाना है, इसको डील करना है। इसको दूर भगाने की शायद मनोकामना करना भी अब मेरे लिए मुश्किल हो चला है, करीब करीब नामुमकिन हो चुका है। मैंने आज तक इससे डील करना सीखा है और आगे भी जो भी ये नए नए रूप, नए नए रंग मेरा ओसीडी मुझे दिखाएगा, उनसे भी डील करना मुझे सीखना ही पड़ेगा। मुझे किसी तरह इसके साथ एक तालमेल बनाकर जीना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी ही पड़ेगी। तो ये रही आज की स्टोरी, एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी जो कि होमोसेक्सुअल ओसीडी और हाइपर अवेयरनेस ओसीडी के बारे में थी। इस वीडियो से, इस स्टोरी से आपको कुछ इंसाइट मिली हो, आपको कुछ डायरेक्शन मिली हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी ही और वीडियोस, ऐसी ही और स्टोरीज सुनने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो सीरीज़ में दूसरे केसेस के बारे में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।